So, hello all, I welcome you all in this video. इस वीडियो में हम आरजीपीवी का जो दिसंबर 2022 का बी ट्रिपल ई का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इसमें मैंने आपके लिए पूरा 8 के 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है पूरा, वो देखेंगे। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या एक्सपेक्ट करता है, बच्चे कैसा लिखें, उस तरीके के आंसर मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग में ही बनाए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ पेपर्स और अपलोड कीजिए, तो मैंने ये दिसंबर 2022 का किया है और शायद नेक्स्ट ही वीक आपका एग्ज़ाम है, अगर आज की डेट से देखें जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। एक क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है वी ए बी की वैल्यू बतानी है। ये ए है पॉइंट और ये बी है। कुछ इस तरीके का नेटवर्क है, बच्चों को डराने के लिए ऐसा नेटवर्क बना दिया गया है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। तो बी में देखिए थेवेनिन्स थ्योरम आया हुआ है। थेवेनिन्स थ्योरम यहाँ पे देखो, ये डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, डिपेंडेंट सोर्स के प्रेजेंस है नेटवर्क में, और अपन को बताना है किसका 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस उसमें कितना करंट जा रहा है, ये बताना है यूजिंग थेवेनिन्स। और यहाँ पे एक चीज मिस प्रिंट है, ये Vx लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ पे जो था ये है Vx। बेसिकली क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंट है, लेकिन मैंने एज्यूम किया यहीं पे होगा वो। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ए भी देख लिया, एक थेवेनिन्स है और एक सिंपल नोडल टाइप का प्रॉब्लम है, खत्म, आपका 14 मार्क्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर ए देखें तो ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। सीरीज आरएलसी सर्किट में फेजर डायग्राम बनाना है व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, एक्सएल इज लेस देन एक्ससी, एक्सएल इज इक्वल टू एससी। बहुत इंटरेस्टिंग है, डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, ये एक 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, उसमें हमको कुछ कुछ करना है, लाइन करंट्स निकालने हैं, फेजर डायग्राम बनाना है, ये भी मैंने बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखें तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी यूनिट 2 से ही था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए है, ये क्या है देखो आप, डेल्टा कनेक्टेड लोड, ये भी यूनिट 2 से ही है, ये भी यूनिट 2 से है, मतलब 7 7 7 21 मार्क्स टिल नाउ फ्रॉम यूनिट 2। 3 फेज का यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज और लाइन करंट फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 का जो बी है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो 220 वोल्ट एसी सीरीज सोर्स सीरीज, ये भी यूनिट 2 का क्वेश्चन है। तो आप देखो यूनिट 2 से कितना आ गया, क्वेश्चन 2 पूरा का पूरा 14 मार्क्स का, क्वेश्चन 3 पूरा का पूरा 14 मार्क्स का, मतलब 28 मार्क्स का आ गया यूनिट 2 से। अब यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का जो ए है, ये हर हर साल आता है, बीएच कर्व, ये तो आप एकदम पढ़ के ही जाना बीएच कर्व क्या होता है। और ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जो डीसी मशीन से उनके एप्लीकेशन, मतलब एक बोनस टाइप का क्वेश्चन है, दोनों थ्योरी थ्योरी है, ये तो 14 मार्क्स बच्चों ने तो लाए ही होंगे अपने टाइम पे। अब ये देखिए, एन आप जब भी यूनिट 5 में आते हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड का बताया ही जाता है, इसकी एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना देनी है। आउटपुट मतलब जो आउटपुट में क्वांटिटी है, एक वीसी है एक आईसी है, उसकी ये नेचर याद रखना है, बस बस खत्म, ऐसा बना देना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, ये चीज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, 4.44 एफ फाइव N1 इज इक्वल टू ई, इस फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, 7 मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब ये फार्मूला बस याद रखना है। ये अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए था यूनिट 5 से था, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है वो यूनिट नंबर 3 से है, जो मैग्नेट सर्किट वाली यूनिट थी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का ए अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से है, ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने तरीके के होते हैं उसको बताना है, बहुत अच्छे से लिखा है मैंने, ये भी आप देख लेना। और हाँ, इसकी लिंक भी मैंने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी डाल दूंगा, ये लिंक पे आप जाएंगे तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो मैंने अभी यहाँ पे बनाई हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो गया, सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो गया। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 बी, बी पार्ट में क्या है, सिंपल है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या क्या पूछा है, वर्किंग प्रिंसिपल पूछा है और कंस्ट्रक्शन पूछा है, बना देंगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए क्या है, आपको बताना है, डिफरेंस बताना है सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, एक न्यूमेरिकल है, सिंपल, ये न्यूमेरिकल जो है इस फार्मूले पे बेस्ड है, जो क्वेश्चन नंबर अगर इसकी बात करी जाए तो पी पाई एन जेड अपॉन 60 ए, मतलब आप देखो एक फार्मूला ये हो गया डीसी मशीन के लिए,
और एक फार्मूला ये हो गया किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए। ये दो फार्मूले आप याद करके जाना, आप दो न्यूमेरिकल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का अगेन, आर एस फ्लिप फ्लॉप क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन आता है और ये भी हमेशा आता है, ये चारों क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप तो कर ही लेना। शॉर्ट नोट में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह में आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह में आ जाएगा। ये चारों चीजें कर लेना, बहुत हेल्प करेंगी पास होने के लिए। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए था, क्या पूछा था, कैलकुलेट वी ए बी इन द फॉलोइंग सर्किट। देखो ये मैं बता दूं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक सर्किट है आपका ये और एक सर्किट है आपका ये, दो अलग अलग सर्किट है। वो किससे कनेक्टेड है, इस 10 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड तो है, मान लो यहाँ से कोई करंट जा भी रहा है, लेकिन क्या उसके वापस इस सर्किट में आने का कोई चांस है, नहीं। मतलब भलाई कनेक्टेड है लेकिन यहाँ पे नो करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, रिटर्न पाथ नहीं है। दूसरा रीजन क्या है, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, तो ये इस 5 ओम से कितने करंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा फ्लो होने में, 2। इस 5 ओम से कितने करंट को फ्लो करेगा, 2। तो अगेन ये 2 यहाँ गया, ये 2 यहाँ गया, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, 0। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि इसका कोई रोल ही नहीं है। अब क्या निकालना रह गया, अब निकालना रह गया वी ए बी। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, ये वाले करंट वाले, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। यस, तो ये क्या नोट है, नोट लिखना बहुत जरूरी है। और सिंपल हम क्या निकाल लेंगे, ये आपको वी ए बी बोला गया था ना, वी ए बी मतलब ये 4 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, खाली करंट निकालना है, यहाँ से इस करंट को निकाल लेना, कितना करंट है, ये करंट हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज हो गया कितना, 30/6 + 4 सीरीज में है, 6 + 4 मतलब क्या हो गया, 10। तो आई कितना हो गया, 3। अब ये 3 कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ तो यहाँ क्या पोलरिटी बनेगा, प्लस, यहाँ क्या बनाएगा माइनस, प्लस माइनस 3 एम्पियर का करंट 4 ओम से जा रहा है, तो कितना वोल्टेज हो गया, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट इज द आंसर, 12 वोल्ट इज द आंसर, वही 12 वोल्ट यहाँ पे आया हुआ है। ये आपके 7 मार्क्स पक्के हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी में। बी क्या था, बेसिकली थेवेनिन्स थ्योरम से, थेवेनिन्स थ्योरम से क्या करना था, ये निकालना था अपन को यहाँ पे कितना करंट जा रहा है। तो थेवेनिन्स थ्योरम का देखो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है थेवेनिन्स थ्योरम में, आरटीएच निकालना रहता है। और आरटीएच के लिए क्या करते हैं, आरटीएच के लिए जिस पॉइंट पे बोला गया है करंट निकालने को, वो जो टर्मिनल है ना ए और जो टर्मिनल है बी, वहां पे जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था ना, उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। और पूरे के पूरे सर्किट को क्या करो, फिर से बनाओ। लेकिन सर्किट में क्या करना है, जो भी सोर्सेस हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, क्या है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये भी इंडिपेंडेंट सोर्स है। ये कैसा सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसको मत छेड़ो। खाली जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, उनको क्या करो, डीएक्टिवेट करो। तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको हटा के खाली एक लाइन कर देते हैं। और एक करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है तो क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। ये दो तीन चीजों को ध्यान रखते हुए इस पूरे के पूरे सर्किट को, जो सर्किट इसको रीड्रॉ करो। वही चीजें मैंने यहाँ थ्योरी पे लिखी हुई है कि क्या करना है, एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है। अब हमने जैसे ही किया तो यहाँ पे क्या था, करंट सोर्स क्या हो गया, ओपन सर्किट। यहाँ पे क्या था, वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। और ये डिपेंडेंट सोर्स रहना है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो दूसरी चीज दिक्कत क्या आती है, जब भी सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होता है और आपको आरटीएच निकालना रहता है, क्या निकालना रहता है, इस ए बी के करस्पॉन्डिंग आरटीएच निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक डमी सोर्स लगाओगे। क्या करोगे, एक डमी सोर्स लगाओगे 1 पर यूनिट का। ये आपको आपके टीचर ने बताया होगा, वो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। सिंस डिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द नेटवर्क, सो वी नीड टू कनेक्ट 1 पर यूनिट, 1 पर यूनिट वोल्टेज सोर्स अक्रॉस ए बी टू कैलकुलेट आरटीएच और आर ए बी। तो जैसे ही डमी सोर्स लगाया, अब इसको एज ए नेटवर्क ट्रीट करो और ये जो मैंने करंट बनाया इस करंट को निकालो। तो क्या लिखोगे, 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ से करंट ऐसा जा रहा है, माइनस से रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 Vx/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट। और इस Vx की वैल्यू कितनी है, इस Vx की वैल्यू है I, ये करंट I यहाँ जा रहा है, इंटू 1, वोल्टेज ड्रॉप कितना है 1, यहाँ वैल्यू रख दिया। और ये सब वैल्यू रख दिया, तो ये आपकी I की वैल्यू कितनी आ गई, I की वैल्यू आ गई 1/3। इस लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1/3, 1/3 फ्लो हो रहा है। मतलब इस ए और बी के करस्पॉन्डिंग कितना रेजिस्टेंस है, आर ए बी। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है, 1। ए बी से निकलने वाला करंट कितना है, 1/3। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/1/3, 1/1/3, 1/1/3 मीन्स व्हाट, 3 ओम। तो 3 ओम क्या आ गया, इसका आरटीएच आ गया, नो प्रॉब्लम। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है, ये वाली ब्रांच नहीं है, ये यहाँ पे नहीं। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है वी ए बी निकालना। इसको वी ए बी बोलो या वी टी एच बोलो। कैसे निकालते हैं, खाली लोड रेजिस्टेंस हटाना है और पूरा का पूरा नेटवर्क सॉल्व करना है। फिर क्या करना है, बी से चलना है, कहाँ से चलना है,
बी से चलना है और कहाँ पे आना है, ए पे आना है। कितने रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है, इधर से जा सकते हो, इधर से लौट के आ जाओ। दूसरा रास्ता क्या है, इधर से जाओ, इधर से जाओ, पूरा इधर से ट्रेवल करो, इधर करो और ए पे आओ। तो हमने कौन सा रास्ता चूज किया, बी से चल रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, ए पे जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं। ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, इस रास्ते से जाते जाओ और जो भी वोल्टेजेस के ड्रॉप राइज आ रहे हैं उनका क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, अगर राइज हो रहा है तो प्लस, ड्रॉप हो रहा है तो माइनस। अब देखो ये बी से चले, क्या दिख रहा है, माइनस, माइनस से प्लस, माइनस टू प्लस जा रहा है। माइनस टू प्लस मतलब क्या होना, राइज होना। राइज होना मतलब क्या, प्लस का 18। देन फिर ये क्या लिखा हुआ है, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस क्या, माइनस टू प्लस का क्या है, वी एक्स। तो क्या लिखेंगे, माइनस टू प्लस मतलब राइज हो रहा है, प्लस वी एक्स। फिर क्या लिखा है, माइनस टू प्लस क्या लिखेंगे, प्लस टू वी एक्स। तो ये अपना एक इक्वेशन बना, ये एक इक्वेशन बना। इस इक्वेशन से क्या निकालना है, इस इक्वेशन से आपको वी ए बी निकालना है। लेकिन दूसरी चीज हमारे सामने क्या आ गई है, वी एक्स एक क्वांटिटी आ गई है अननोन, उसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप वी एक्स देखो तो क्या है, वी एक्स हो जाएगा इस 1 ओम में कितना ड्रॉप हो रहा है, तो कितना करंट जा रहा है। तो देखो 3 एम्पियर का सोर्स है, क्या ये 3 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, नहीं, पूरा का पूरा करंट कहाँ जाएगा, इधर। पूरा का पूरा करंट कहाँ जाएगा, इधर। तो कितना ड्रॉप पर आएगा, 3 इंटू 1, तो वी एक्स कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो वी एक्स की जगह 3 वोल्ट रखो और आपका ये वी टी एच कितना आ जाएगा, 27 वोल्ट। जैसे ही वी टी एच और आर टी एच आ गया तो आपने थेवेनिन्स नेटवर्क बनाना है। यहाँ लिखना है वी टी एच, यहाँ लिखना है आर टी एच, यहाँ लिखना है आर एल, और ये वाला करंट निकालना था। करंट क्या हो जाएगा, वी एच टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, और करंट आपका आ जाएगा 3 एम्पियर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब इसको लिख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी चीजें रहती हैं, फेजर वगैरह बनाना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या था, फेजर डायग्राम बनाना था। किसके लिए, सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। कंडीशन कितनी है, 3 है। एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, एक्सएल इज लेस देन एक्ससी, एक्सएल इज इक्वल टू एससी। तो सबसे पहले एक सीरीज आरएलसी सर्किट बना दिया, आर एल सी, करंट बना दिया, वोल्टेज बना दिया। केस नंबर 1 एक्सएल एक्ससी। तो अगर इस सीरीज आरएलसी सर्किट का मैं कलेक्टिवली देखूंगा कि इन तीनों को मिला के कितना इंपीडेंस हो रहा है, तो कितना हो रहा है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्ससी। आई कितना हो जाता है, वी अपॉन जेड। तो वी इसका अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो वी अपॉन जेड एंगल थीटा, थीटा ऊपर गया तो माइनस थीटा, और ये थीटा कितना होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। जब आपका वो एक्सएल ग्रेटर देन है फर्स्ट केस में, उस केस की बात है। वी कितना हो जाता है, अगर इस वी को देखें, इस वी को देखें तो ये वी क्या है, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उन सबका क्या, उन सबका सम। कैसा सम, फेजर सम। तो आपको क्या आ जाएगा, आई आर प्लस जे आई एक्सएल माइनस जे आई एक्स, ये आ गया। अब आपको फेजर बनाना है, तो देखो सीरीज सर्किट में कभी भी फेजर डायग्राम बनाओ तो जो चीज नहीं बदल रही है सीरीज सर्किट में वो क्या है, करंट। सबसे पहले बनाना है करंट, ये बना लिया करंट। फिर करंट के साथ वोल्टेज, वोल्टेजेस सब बनाने हैं, वोल्टेज लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। तो देखें पहला वोल्टेज का कंपोनेंट क्या था, आई आर। आई आर, आर के साथ, आई के साथ क्या हो जाएगा, सेम पेज में हो जाएगा। दूसरा क्या था, जे, जे तो ये लग गया जे, कौन सा, आई एक्सएल। तीसरा कौन सा हो जाएगा, माइनस जे आई एक्सएल। अब देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये जितना नीचे है, अब बड़ा क्या है, बड़ा क्या है, एक्सएल बड़ा है एक्सी से, मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या है, बड़ी है, तो ये छोटी। तो ये नीचे से ऊपर जाके यहाँ माइनस होके इसको इतना कम कर देगी, और ये जो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी। तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर प्लस जे आई एक्सएल माइनस एक्ससी। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, ये आप देख लेना, बहुत अच्छा डायग्राम है। अब सेकंड केस क्या है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो जे आई एक्सएल था ना, ये इट इज लेस देन जे आई एक्ससी। तो अब माइनस होके कहाँ जाएगा, नीचे। एक्ससी, एक्ससी कहाँ था, यहाँ। यहाँ से क्या माइनस हो रहा है, ये। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक आ गया, और वी कहाँ आ गया, यहाँ। तो आप देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस केस में करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और प्रीवियस केस में करंट क्या हो रहा था, लैग कर रहा था। कितने डिग्री लैग कर रहा था, थीटा डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल अपॉन आर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्ससी माइनस एक्सएल अपॉन आर। यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है थीटा। इस तरीके से बना दें क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या होगा, जीरो हो गया। तो पूरा का पूरा जो आई आर है वही कितना हो गया, वी हो गया। ये लिख दिया यहीं पे। और वोल्टेज और करंट क्या हो गए, दोनों सेम पेज में हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। 2 का बी क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक डेल्टा कनेक्टेड लोड था। एक ऐसा डेल्टा कनेक्टेड लोड है, यहाँ का कुछ कुछ वैल्यू है, इस पेज का, इस पेज का, इस पेज का, और इसको हमने दे दी है क्या, थ्री फेज सप्लाई दे दी है। थ्री फेज सप्लाई दे दी है, ए बी सी। और सप्लाई का जो लाइन वोल्टेज है वो आपको दिया हुआ है, कितना है, 110 वोल्ट। और यहाँ पे कितना है, जेड की वैल्यू दी है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कितना करंट होगा। तो दिख ही रहा है 110 और अपॉन जेड, आई कितना होगा, 110 अपॉन जेड। वही तो किया है, 110 अपॉन जेड,
110/0, लेकिन आप देखो मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम में आई ए आई बी आई सी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, खाली डिफरेंस कहाँ होगा, आई ए इधर होगा तो आई बी इधर होगा तो आई सी इधर होगा, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है ना आई ए आई बी आई सी का वो बराबर है, लेकिन फेजर पोजीशन क्या है 120 डिग्री 120 डिग्री, वही चीज यहाँ बताई हुई है। अब देखो कि आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई को हमने इसको सॉल्व किया तो आई की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई इतनी, कितनी आ गई इतनी। तो आप देखो आई ए का मैग्नीट्यूड कितना है 21.973, आई बी का मैग्नीट्यूड भी वही है और आई सी का भी मैग्नीट्यूड वही है, खाली ये कितना है -45 डिग्री यहाँ से आया था थीटा। अब अगला कहाँ होगा, -45 से -120 डिग्री पीछे, और उसके बाद अगला क्या होगा -45 से -120 डिग्री आगे, ये फाइनल फेजर्स आ गए उसके आई ए आई बी आई सी के। यहाँ पे आपको फेजर डायग्राम बनाना था तो आपने बना दिया वी ए बी वी बी सी वी सी ए 120 डिग्री। आईए क्या कर रहा था, आईए उससे लैग कर रहा था तो आईए बनाया, आईए से लैग क्या कर रहा है आईबी, आईबी से लैग क्या कर रहा है आईसी, और आईसी भी सीए से क्या कर रहा है लैग कर रहा है, तो वो फेजर डायग्राम बना दिया, वैल्यू निकाल दी, खत्म। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, वी बाई जेड ही था इस क्वेश्चन में, ओनली वी बाई जेड था, केवल आपको क्या पता रखना था, आपको पता रखना था डेल्टा कनेक्शन की आइडेंटिटीज क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए अगेन डेल्टा कनेक्टेड, मतलब इस जो क्वेश्चन पेपर सेट किया था इसने डेल्टा कनेक्शन को काफी सीरियसली लिया है, और इसमें प्रूफ करना है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज और लाइन करंट फेज करंट के बीच में रिलेशन। तो देखो डेल्टा में एक चीज हमेशा याद रखना, वी एल इज इक्वल टू वी पी एच एंड आई एल इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ आई फेज, ये तो याद ही रखना, और ये तो दिख जाएगा नेटवर्क में कि बराबर होता है, और ये चीज हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, तो यही हमने प्रूफ की है फेजर डायग्राम से। ये सारी थ्योरी पढ़ लेना। इन द अबव फिगर शोज ए बैलेंस डेल्टा नेटवर्क वी ए बी वी सी ए, जो ये दिख रहा है ना ये वी ए बी वी बी सी वी सी ए, ये कैसे कैसे वोल्टेजेस हैं लाइन, लेकिन जो यहाँ पे वोल्टेज अपियर हो रहा है, यहाँ पे ये जेड दिख रहा है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपियर हो रहा है वो कौन सा वोल्टेज है, फेज। लेकिन आप देखो जो इसके क्रॉस वोल्टेज अपियर हो रहा है वही तो वी ए और बी के क्रॉस अपियर हो रहा है, मतलब क्या हो गया, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों का सिग्निफिकेंस सेम ही है डेल्टा में, और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आर दी लाइन वोल्टेज आर दी फेज करेंट्स, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्वियस दैट द फेज वोल्टेज वी ए बी इज इक्वल टू आई ए बी इंटू जेड विच इज लाइन वोल्टेज ऑल्सो, सो वी मे कंक्लूड दैट फॉर ए डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। अब क्या है, लाइन करंट और फेज करंट बराबर नहीं है, देखो जो करंट ये फ्लो के होके आ रहा है ना, ये आई ए आई बी आई सी, ये कैसा करंट है, ये लाइन करंट है, और जो करंट यहाँ जा रहा है इस पे, ये कैसा करंट है आई ए बी आई बी सी आई सी ए, बताओ क्या दोनों सेम है, नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आई सी ए ऐसे आ रहा है और आई ए बी ऐसे आ रहा है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं केसीएल लिखता हूँ तो इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं, आई ए प्लस आई सी ए इज इक्वल टू आई ए बी, बन रहा है कि नहीं बन रहा है फेजर, इसका रिलेशन फेजर सम, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। अगर आप इस नोड पे बात करते हो, नोड ए पे, ये चीज यहाँ पे यस, अगर आप नोड ए पे बात करते हो, यहाँ से दिख रहा है कि ये कहाँ गया, यस हाँ, आई ए इज नॉट इक्वल टू आई ए बी लाइन करंट दस वी नीड टू ड्राइव, तो यहाँ पे देखो आप आई ए अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, आई ए को क्या लिखोगे, आई ए को लिखोगे आई ए बी माइनस आई सी ए, क्या लिखोगे आई ए बी माइनस आई सी ए, और ये फेजर है इसलिए ऊपर ऐसा फेजर वाला लगा दो। अब देखो आप, ये तो ये देखो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ये क्या था वी ए बी, तो ये हो जाएगा वी बी सी, और ये क्या हो जाएगा वी सी ए, ये तो बन गया 120 डिग्री पे लाइन वोल्टेज बन गया वी ए बी वी सी वी बी सी वी सी ए। अब क्या बनाना है आई ए बी, तो आई ए बी क्या है, उससे लैग कर रहा है क्योंकि आपका वो लोड दिया, तो ये आई ए बी ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये क्या क्या बन गया आई ए बी आई बी सी आई सी ए। अब क्या बनाना है, अब बनाना है आई ए, और आई ए क्या बोल रहा है, आई ए बोल रहा है आई ए बी माइनस आई सी ए, आई ए बी कहाँ है, ये आई सी ए कहाँ है, यहाँ है, तो माइनस कहाँ आएगा, जस्ट इसके पीछे, तो ये जो आपने फेजर बना दिया क्या हो गया माइनस आई सी ए, और इनका इसका और इसका सम मिला के क्या बनेगा, इसका सम मिला के बनेगा आई ए, कैसे बनेगा फेजर सम, एक लाइन इसके पैरेलल में एक लाइन इसके पैरेलल में, जहां पे दोनों काट रहे हैं वहां पे क्या कर दो, वहां पे जोड़ दो क्या आई ए, ये क्या हो गया आई ए, देखो ये है आई ए सिमिलरली, ये है आई बी सिमिलरली, ये है आई सी। अब पर्टिकुलर आई ए को अगर मैं बोलता हूँ तो आई ए मेरा कौन सा करंट है, आई ए है लाइन करंट, और ये जो आई ए है ये कौन सा करंट है लाइन, ये कौन सा करंट है फेज,
दोनों में रिलेशन निकालना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर से प्लॉट किया। तो अब मुझे क्या निकालना है, देखो आप P और R का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या हो जाएगा, पी क्यू और क्यू आर। तो पी क्यू और क्यू आर दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। और पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू हो जाएगा एस क्यू अपॉन 1030, बिकॉज ये एंगल कितना है 30, बिकॉज ये एंगल कितना था 60। ये फेजर है, इसको आप देखना अच्छे से, आ जाएगा आपका 1030 की वैल्यू रखा है यहाँ पे, तो आपको फाइनली ये रिलेशन मिल गया, आई एल इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ आई फेज। अच्छे से मेंशन किया हुआ है, इत्मीनान से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी में। क्वेश्चन नंबर 3 का बी क्या था, एक सीरीज आर एल सी सर्किट था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, खाली एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी हुई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। और एफ नॉट कितना दिया हुआ था, 100, 1/2 पाई एल, 2 पाई रूट ओवर एल सी, एल दिया हुआ है 50 मिली हेनरी, और आर, आर तो है ही नहीं, सी की, सी आपको यहाँ पे फार्मूले पे सी है, सी की वैल्यू निकालनी है, बस इसको सॉल्व कर लो। सी की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 50.6 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या था, हिस्टेरिसिस कर्व था। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस पर भी ये क्वेश्चन आया था। तो हिस्टेरिसिस कर्व किसके बीच में प्लॉट करते हैं हम, इस एच और बी के बीच में प्लॉट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे जाता है, फिर मैं मतलब ये बेसिकली एम्पियर, ये मैंने समझाया है पिछले वीडियो में भी, जो पिछले क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, आई थिंक दिसंबर 2023 का। और ये कितना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको आप मैग्नेटाइज कर रहे हो। मैग्नेटाइज करने का क्या मतलब हो रहा है, इस पे आप क्या दे रहे हो, करंट दे रहे हो। जैसे जैसे इस करंट को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके अराउंड जो फ्लक्स है वो बढ़ता जाएगा। किस हद तक बढ़ेगा, जिस जब तक ये अपनी पूरी लिमिट पे ना पहुंच जाए, उस लिमिट को क्या बोलते हैं, सेचुरेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेचुरेशन। ये फ्लक्स बढ़ रहा है, बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। इस पॉइंट पे आने के बाद जब आप आई को कम करते हो तो क्या वो जिस रेट से बढ़ा था उसी रेट से कम हो रहा है, नहीं, दूसरे रेट को फॉलो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का ये पूरा का पूरा शेप फॉलो करता है, इसी को बोलते हैं बीएच कर्व। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जीरो से शुरू हुआ, ए पे गया, जब ये बी पे आ गया तो आप देखो कि आई की, एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू है 0, लेकिन बी क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो है मतलब करंट नहीं है लेकिन मैग्नेटिज्म है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। फिर यहाँ पे देखो आप, ओ सी रिवर्स करंट है, रिवर्स मैग्नेटाइजेशन है कि नहीं है, रिटेंटिविटी है, सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी था, लेकिन जो भी थ्योरी लिखी है बस पढ़ लेना, सब कुछ इजी टू अंडरस्टैंड है, इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, मतलब दिसंबर 2022 का क्वेश्चन में थ्योरी थ्योरी बहुत थी, थ्योरी से आप पास हो सकते थे, ठीक है। अब डीसी मशीन्स के एप्लीकेशन बताने हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट, अब इंप्रेसिव आंसर लिखना है ना, ऐसे डायरेक्ट एप्लीकेशन मत लिखो। डीसी मशीन के कुछ क्लासिफिकेशन है, कैसी कैसी है, एक है सीरीज, सीरीज है, शंट है, कंपाउंड है, सीरीज, शंट, कंपाउंड है, और एक परमानेंट मैग्नेट टाइप की है। इन सब के सीरीज का क्या होता है, टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। शंट का क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है। कंपाउंड का क्या होता है, सीरीज और शंट दोनों की विशेषताएं होती हैं। और परमानेंट मैग्नेट का भी एक अलग जोन है, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, आगे लिखा हुआ है सब। सीरीज मोटर है, शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर है। तो देखो सीरीज याद रखना, जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, कहाँ कहाँ ज्यादा चाहिए, कॉन्वेनर में, होइस्ट में, क्रेन्स में, लिफ्ट में, एलिवेटर्स में, लोकोमोटिव्स में। शंट कहाँ चाहिए, जहाँ स्पीड अच्छी चाहिए, जैसे कि फैंस हो गए, पंप्स हो गए, लेथ मशीन्स हो गई, ड्रिल मशीन्स हो गई। अब डीसी कंपाउंड कहाँ, जहाँ पे दोनों चाहिए, टॉर्क भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, जैसे रोलिंग मिल्स हो गई, एलिवेटर्स हो गए। परमानेंट मैग्नेट क्या हो जाएंगे, अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क होता है, गुड रेगुलेशंस होता है। और इसका 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 यूज भी हम कहाँ पे कर सकते हैं, इसका यूज हम होम अप्लायंसेस पे करते हैं, और अपने होम अप्लायंसेस पे भी इसका यूज कर सकते हैं। और यस हाँ, लो हॉर्स पावर मोटर इसको बोलते हैं, लो एचपी मोटर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। वही चीज यहाँ लिखा हुआ था वो कट गया है, लो हॉर्स पावर मोटर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बहुत सिंपल है, ट्रांजिस्टर 12th में पढ़ा है। एक ट्रांजिस्टर बनाओ, खटाखट एक ट्रांजिस्टर बना दो। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल कौन सा होता है, ये टर्मिनल होता है बेस, ये टर्मिनल क्या होता है, कलेक्टर, ये टर्मिनल क्या होता है, एमीटर। अब इस ट्रांजिस्टर को क्या करो, इसको बाइसिंग दे दो, मतलब यहाँ पे क्या कर दो, वोल्टेज दे दो। कौन सा वोल्टेज दे दो, बेस वोल्टेज दे दो। जैसे ही बेस वोल्टेज दोगे क्या जाएगा, बेस करंट जाने लगेगा कि यहाँ पे कौन सा वोल्टेज दे दो, कलेक्टर वोल्टेज दे दो, वीसी दे दो, ठीक है। जैसे ही वीसी दोगे यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस दे दो, आरसी दे दो, तो यहाँ पे क्या फ्लो होने लगेगा, आईसी फ्लो होने लगेगा। यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है, आईई जा रहा है। तो आपको पता ही है कि जो आपका आई सी है ये कौन सा करंट हो गया, आउटपुट करंट। जो आपका आई बी है ये कौन सा करंट हो गया, इनपुट करंट। ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है आई बी, और कौन सा
वीबी वाला, ये कौन सा जोन हो गया, इनपुट जोन हो गया। और जो ये वाला जोन है, ये वाला, यहाँ पे क्या क्या है, आईसी है और क्या है, वीसी, ये कौन सा जोन हो गया, आउटपुट जोन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक बनानी है आपको, कैरेक्टरिस्टिक बनानी है आपको वी सी वर्सेस वर्सेस आईसी के बीच में कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। बस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का नेचर याद रखना है, ऐसे बनानी है। यहाँ रखना है वी सी ई, यहाँ रखना है आई सी। बोलता है कि जैसे, अच्छा हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक बनाना है कांस्टेंट। आई कांस्टेंट किसको पकड़ना है, आई बी को। मान लो एक बार आई बी की वैल्यू मैंने रखी 2 माइक्रो एम्पियर, तो कैसे बनेगा, जैसे ही आप वीसी को बढ़ा रहे हो, आईसी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक एक लिमिट आने के बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब आप वीसी को कितना भी बढ़ाओ वो बढ़ नहीं रहा है। और ये जो लिमिट है, ये बेसिकली क्या है, 0.7 वोल्ट है। ये किसके लिए था, ये आई बी वन के लिए। अब आई बी को आपने कर दिया 4 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे कितना लिखा था, 2 माइक्रो एम्पियर, अब कितना कर दिया, 4। तो कैसे बनेगी, फिर से बनाएंगे, फिर से बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी। अब ये भी नई वैल्यू को अटेंड कर लेगा। यहाँ पे आईसी कितना था, लेट्स से यहाँ पे आईसी था 10 मिली एम्पियर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। बोलोगे सर आप ये कैसे कर रहे हैं, 10, 20, 2 और 4। तो यहाँ पे होता है एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा, जो क्या होता है, आईसी, आईसी कितने टाइम्स आपका बड़ा है किससे, आईबी से। तो ये यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ये यहाँ चीज मैंने थ्योरी में लिखी हुई है, उसको देख लेना आप कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आईसी और आईबी का रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। क्वेश्चन नंबर 5 के बी में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 के बी में दिया होता है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका नो लोड के जो वोल्टेजेस हैं उसका रेशियो है 6600/600, इट इज 11। फ्लेक्स इतना है, फ्रीक्वेंसी इतनी है। ये वाला फार्मूला यूज करके बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो बस इसको यहाँ रखा, प्राइमरी में कितना आ गया 370। और देखो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना, ये क्या है, एक नंबर है, कहना चाहिए डिस्क्रीट नंबर है। तो ये पॉइंट में आ रहा है, तो आप नियरली जो डिजिट हो रहे हैं उसमें इसको वो कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो। सिमिलरली एन टू निकालना, तो यहाँ ई टू इज इक्वल टू एन टू 4.44 F5 M N2, और यहाँ से एन टू आ गया इतना, और ये आपने राउंड ऑफ करके कर दिया 34। तो ये आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, देखो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने लिखा है। लॉस क्या होता है, लॉस वो होता है जो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा ऐसा इनपुट पावर जो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इस हीट को इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में क्या कहते हैं, I2R लॉस। तो ये क्या होता है, ये यूजफुल वर्क नहीं करता है, ये यूजफुल एक्टिविटी में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसको हमने कहाँ कैटेगराइज कर दिया, लॉसेस में। लेकिन जब हम इस ट्रांसफार्मर के अंदर आते हैं तो कितने तरीके के लॉसेस होते हैं, ये हमारी हो गई वाइंडिंग, तो एक वाइंडिंग में लॉस होता है, उसको क्या बोलेंगे, I2R। वो किस पे डिपेंड करता है, कितना करंट आपका ले रहा है, तो इसको कौन सा लॉस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइंडिंग लॉसेस। वाइंडिंग लॉसेस, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, कॉपर लॉस। और एक लॉस होता है मैग्नेटिक मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल भी आपका गर्म होता है, हालांकि ये करंट के फ्लो होने के लिए डिजाइन नहीं है, स्टिल यहाँ की जो हीट है उसको मॉडल करने के लिए हम क्या बोल दिए कि I2R लॉस यहाँ भी हो रहा है, कौन सा आर, तो कोर का रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, कोर का रेजिस्टेंस, इस पे जो लॉस हो रहा है। तो उसको देखो मैंने बताया है, कांस्टेंट लॉस होते हैं जो कि कोर में होते हैं, वेरिएबल लॉस होते हैं जो वाइंडिंग पे होते हैं। वाइंडिंग का लॉस लोड करंट पे डिपेंड करता है, कोर का लॉस इंडिपेंडेंट होता है, लोड लगा हो या ना हो ये होगा ही होगा। कोर लॉस के दो कंपोनेंट होते हैं, इसको आयरन लॉस भी बोलते हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म के कारण, उसकी ये वैल्यू है। ये सब चीजें आप लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। दूसरा लॉस कौन सा होता है, अच्छा पूछा गया था मिनिमाइज भी कैसे करना है, तो इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, CRGO मटेरियल का यूज कर सकते हैं। दूसरा कौन सा लॉस है, एडी करंट लॉस है। एडी करंट लॉस क्या हो सकता है, ये भी कोर लॉस का ही कंपोनेंट है, जो आपके करंट सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द कोर, उसके कारण जो कोर में लॉस होता है वो एडी करंट लॉस है। ये इसका फॉर्मूला है एडी करंट लॉस का। ये किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द कोर पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता था, है हिस्टेरिसिस लॉस वॉल्यूम ऑफ द कोर पे। तो दोनों को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करके। कौन सा मटेरियल यूज होता है, CRGO मटेरियल, जिसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन्ड ओरिएंटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीजें लिखोगे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है किसका, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। देखो कंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती है, एक होती है आउटर बॉडी जिसको बोलते हैं योक, योक के अंदर होता है स्टेटर का कोर, स्टेटर कोर, स्टेटर कोर में क्या होती है, स्टेटर कोर में स्टेटर की वाइंडिंग होती है।
फिर क्या आता है, एयर गैप थोड़ा सा रहता है कुछ का। एयर गैप के बाद क्या आता है, रोटर, रोटर आता है। रोटर कोर रहता है। रोटर कोर पे क्या रहती है, रोटर की वाइंडिंग रहती है। और जैसे ही जो रोटर होता है, जहाँ जिसका काम है रोटेट होना, तो वहाँ पे यहाँ बीच में क्या रहता है, इसको बोलते हैं शाफ्ट बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसके बॉडी की बात कर लो, तो ये जो बॉडी है, ये आउटर फ्रेम है, ये किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। ये जो है स्टेटर कोर है, ये किसकी बनी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की। ये क्या है, स्टेटर की वाइंडिंग है। आप बोलोगे देखो, ए यहाँ से 120 डिग्री पे, बी 120 डिग्री पे, सी। ए पे कोई कंडक्टर जा रहा है, कहाँ से लौट रहा है, ए डैश से। बी पे जा रहा है, कहाँ से लौट रहा है, बी डैश से। सी पे जा रहा है, कहाँ से लौट रहा है, सी डैश से। इस तरीके से थ्री फेज वाइंडिंग आपकी हो गई, ए बी सी। इसके अलावा आप अगर देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, स्टेटर, स्टेटर कोर मैग्नेटिक मटेरियल का है। रोटर, रोटर भी मैग्नेटिक। अच्छा, इंडक्शन मोटर में दो तरीके के रोटर होते हैं, स्क्वायरल केज टाइप का होता है, वाउंड रोटर टाइप का होता है। स्क्वायरल केज लार्ज साइज मोटर में यूज होता है। वाउंड रोटर वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल के लिए यूज होता है, इसको स्लिप रिंग भी बोलते हैं। तीसरा क्या है, मोटर का शाफ्ट। ये किसका, ये सबसे ज्यादा हैवी मटेरियल का बना होता है, स्टील आयरन, क्योंकि पूरा का पूरा जो लोड है इसी पे रहता है, और जो भी मैकेनिकल वाइब्रेशन है यही वियर करता है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का बनाना पड़ता है। स्टील आयरन का यूज करते हैं। योक, योक किसका बनाता है, कास्ट आयरन का बनाता है। ये सब लिख देंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है डिस्कशन। मेन है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल की ये थ्योरी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, और नहीं भी समझ आता तो ये मैंने फ्लो डायग्राम बना दिया। सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले आपने दिया थ्री फेज एसी सप्लाई। थ्री फेज एसी सप्लाई कहाँ पे दी, स्टेटर पे दी। स्टेटर पे क्या है, स्टेटर पे स्टेटर वाइंडिंग है। वो वाइंडिंग कैसी है, वो वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। तो क्या बनेगा, इतना देने के बाद आपको बन जाएगा थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स, एक तरह का फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेट हो रहा है। अब ये क्या करेगा, ये रोटर, जो रोटर बीच में रखा हुआ है, उसके कंडक्टर्स, जो रोटर के कंडक्टर्स, उसको क्या करेगा, कट करेगा। जैसे ही कट करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये इसकी टेंडेंसी क्या है, करंट के फ्लो कराने की। करंट कब फ्लो होगा, जब सर्किट क्लोज होगा। तो रोटर यहाँ पे क्लोज्ड होता है, उसके सर्किट्स क्लोज होते हैं, तो आई टू करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे ही किसी कंडक्टर से आई टू करंट फ्लो होता है, तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये एक दूसरा फील्ड बन गया फाई टू। एक फील्ड ये था फाई वन। और जब भी दो फील्ड पिक्चर में आते हैं, आप देखो दो मैग्नेट को पास में रखते हो, तो क्या आता है, टॉर्क आता है। टॉर्क पिक्चर में आता है, और टॉर्क की टेंडेंसी क्या है, रोटेट करना। फ्री टू रोटेट के लिए आपने किसको डिजाइन किया है, शाफ्ट को। तो ये शाफ्ट क्या होने लगे, रोटेट। किस दिशा में रोटेट होगा, जिस दिशा में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। क्यों रोटेट होगा, क्योंकि इसको क्या करेगा, इसको वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, लेंज लॉ से। इफेक्ट अपोजिट दी कॉज, तो रोटेशन होने लगेगा। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 का ये है, डिफरेंस बिटवीन सेपरेटली एक्साइटेड। देखो, डीसी डीसी मशीन होती है। डीसी मशीन दो तरीके की होती है, एक होती है सेल्फ, एक होती है सेपरेटली। देखो, ये फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है। ये मैंने अलग से बनाया है, इसको अलग से डीसी सप्लाई दी है, तो ये सेपरेटली हो गई। और ये उसी के साथ बना दिया है, मतलब जो यहाँ से पावर जनरेट होके आ रहा है, उसी का करंट यहाँ पे जा रहा है। तो ये कैसी हो गई, सेल्फ। सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत होती है, इसका वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस स्लो होता है, इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है। लेकिन ये कैसी है, डबली एक्साइटेड। इसको यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें इसको क्या दे रहे हैं, खाली मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे। ये आरएफ है। तो वही सारी चीजें हैं, फील्ड फेलियर का चार्ज है नहीं है, कंट्रोल इजी है टफ है, वो चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, डीसी मशीन। अच्छा, इस क्वेश्चन की जो पूरी पूरी की सोल है ना, वो इस फार्मूले पे है बस। ये फार्मूला अगर पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केवल एक फार्मूला। गिवन क्या क्या है, देखो, नंबर ऑफ पोल्स गिवन है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स गिवन है, फ्लक्स गिवन है, स्पीड गिवन है। क्या निकालना है, ईएमएफ। ये ईएमएफ फटाक से आ गया 3688। दूसरे केस में क्या दिया है, दूसरे केस में बोला है फ्लक्स को बदल दिया, और ईएमएफ को बदल दिया। क्या पूछ लिया, स्पीड पूछ लिया। तो ये दूसरे केस में मैंने स्पीड निकाल दी, कितनी आ गई, 250 आरपीएम। ये क्वेश्चन खत्म यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 का ये है, ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, आरएस फ्लिप फ्लॉप है। देखो, आरएस फ्लिप फ्लॉप जब भी आप पढ़ोगे, सबसे पहले आपको पढ़ना है एस आर लैच। एस आर लैच पढ़ना है। एस आर लैच क्या है, दो नैंड गेट से बनता है। दो नैंड गेट से बनता है। दो नैंड गेट एक दूसरे से क्रॉसली कपल्ड होते हैं कुछ इस तरीके से। और इनमें दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है क्यू एन, एक होती है क्यू एन बार। मतलब अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ वन है, यहाँ वन है तो यहाँ जीरो है। और यहाँ पे आपने इसको एस आर लैच बोलते हैं। तो पहले एस आर लैच की वर्किंग समझनी है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, पूछ लेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट मतलब जो अपनी एक बिट स्टोर करके मेमोरी का यूज करके काम करता है। मतलब कहना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, अगर आप उसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में एक फीडबैक लगा देते हो, एक फीडबैक लगा देते हो, तो क्या बन जाता है, सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट। ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, आर एस को बोलते हैं रीसेट,
इसको बोलते हैं सेट, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। नैंड गेट से बनाना है, ये डायग्राम याद रखना है, ये वाली ट्रुथ टेबल याद रखनी है, किसकी, लैच की। इस ट्रुथ टेबल को देख लो, अगर यहाँ पे आपने जीरो दिया, यहाँ पे कितना दिया, जीरो, यहाँ पे कितना दिया, जीरो, जीरो जीरो वाली स्टेट कैसी है, इनवैलिड स्टेट है। क्यों? क्योंकि नैंड गेट लगा है। नैंड गेट में अगर कोई भी एक इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा, वन। यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, वन। और वन क्या क्यू और क्यू बार बराबर है? क्यू बार का मतलब तो कॉम्प्लीमेंट होता है, नहीं, मतलब ये इनवैलिड स्टेट है, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे वन है तो यहाँ जीरो होना चाहिए, यहाँ जीरो तो यहाँ वन, दैट्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड स्टेट। दूसरी स्टेट कौन सी है, जीरो, दूसरी स्टेट हो गई जीरो और वन वाली, तो यहाँ दिया जीरो। तो देखो नैंड गेट में कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट होगा वन। कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट कितना होगा, वन। ये वाला वन, ये वाला वन देखो घूम के यहाँ आ गया, यहाँ भी कितना आ गया, वन। तो ये वाला वन और ये वाला वन इस नैंड गेट में जा रहा है तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, जीरो, तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। तो ये यहाँ पे आपको आउटपुट कितना मिल गया, यहाँ पे कितना आउटपुट मिला था, वन। यहाँ पे कितना आउटपुट मिला था, जीरो। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्यू एन प्लस वन, ये वाली स्टेज को लिखना है, ठीक है ना, क्यू एन प्लस वन मतलब नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। सिमिलरली वन जीरो में भी आ जाएगा। मेन अपन वन वन की सिचुएशन अगर देखें तो आपने यहाँ पे भी वन दिया है, यहाँ पे भी वन दिया है, तो अगर यहाँ पे वन दिया है तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन दिया है तो अपन को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, क्यू बार। क्यू बार और वन मिलके क्या हो जाएगा, क्यू बार और वन मिलके हो जाएगा क्यू बार, और क्यू बार में नैंड गेट का ऑपरेशन लगेगा तो क्यू, तो ये सही है। और यहाँ पे आपने इस तरह से, ये क्या आ रहा है, क्यू, और यहाँ क्या है, वन, तो क्यू, क्यू और वन मिलके क्या हो गया, क्यू बार, मतलब जो था वही है। क्यू है तो क्यू, क्यू बार है तो क्यू। तो कैसी स्टेज आ गई, ये स्टेज आ गई आपकी होल्ड, ये स्टेज क्या आ गई, होल्डिंग स्टेज आ गई, ठीक है। इस तरीके से एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो अभी हमने एस आर लैच देखा था। एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो एस आर लैच है, यहाँ से यहाँ तक जो एस आर लैच है, उसमें क्या करना है, उसमें ये दो चीजें और बढ़ा देनी है, तो क्या हो गया, एस आर फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे भी देखो क्लॉक दे दिया है, क्लॉक अगर जीरो होगी तो काम करेगा क्या, नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। क्लॉक अगर वन होगी तभी काम करेगा, ये क्लॉक वन है। अब वन क्लॉक में कितने पॉसिबल इनपुट्स हो गए, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब देखो जीरो, यहाँ पे जीरो दो, यहाँ पे भी जीरो दो, जीरो जीरो, यस, जीरो जीरो दिया तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा वन, यहाँ पे मिल जाएगा वन। तो आप देखो कि ये यहाँ से यहाँ तक तो ये एस आर लैच है, एस आर लैच में वन वन में क्या आ रहा था, एस आर लैच में वन वन में आ रहा था होल्ड, तो क्या लिख दो, होल्ड। अब आ जाओ आप जीरो वन पे, यहाँ पे आपने दिया जीरो, यहाँ पे आपने दिया वन, यहाँ पे जैसे ही दिया जीरो तो यहाँ पे आउटपुट कितना मिल जाएगा, वन, यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा वन। लेकिन यहाँ पे आपने कितना इनपुट दिया था, वन, तो यहाँ के आउटपुट को अभी हम बता नहीं सकते हैं कितना हो जाएगा, तो ये वन हो गया। और यहाँ पे कितना दिया है, वन, और ये वाला वन, यस, यहाँ पे क्लॉक, क्लॉक भी वन है, मतलब यहाँ पे कितना है, वन वन। नैंड गेट में वन वन दोगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा, जीरो, आउटपुट कितना आएगा, जीरो। और वन जीरो, वन जीरो अगर एस आर लैच में देते हैं, एस आर लैच में अगर वन जीरो देते हैं तो क्या मिलता है, जीरो। तो इस तरह से जीरो जीरो का मतलब रीसेट, वन का मतलब सेट। वन वन देने पे इनवैलिड स्टेट आती है, वही जो प्रीवियस केस में थी, तो ये इनवैलिड स्टेट अगले स्टेप में जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वहां पे सॉल्व हो जाती है। ये वन वन पे क्या हो जाएगा, ये वन वन पे आ जाता है टॉगल। तो टॉगल का मतलब होता है, टॉगल का मतलब हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्यू एन है तो क्यू एन का बार, क्यू एन बार है तो क्यू एन, ये सारी चीजें यहाँ पे देख लेना। डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत सिंपल है। ये ए डॉट बी का जो बार होता है वो ए बार प्लस बी बार के बराबर होता है, इसको नैंड बोलते हैं, इसको बबल डॉट बोलते हैं। ये डायग्राम बना देना, ट्रुथ टेबल बना देना, खत्म। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम की ये थोड़ा सा स्टेटमेंट है, पढ़ लेना इसको, सारी चीजें लिखी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।